तो चलिए आज की क्लास में देखेंगे इंडियन पॉलिटी को एकदम बेसिक रूप से देखेंगे दोस्तों। और ये इंडियन पॉलिटी का तीसरा क्लास है, याद रखना। इंडियन पॉलिटी का किस किस कैमा क्लास है? तो तीसरा क्लास है इंडियन पॉलिटी का, तीसरा क्लास है, याद रखना हमेशा के लिए। इंडियन पॉलिटी का तीसरा क्लास है और ये एकदम बेसिक रूप से चलेगा। और इंडियन पॉलिटी का टोटल 6 से 8 क्लास में खत्म हो जाएगा। 6 से 8 क्लास में खत्म हो जाएगा इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी 6 से 8 क्लास में खत्म हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी का 2 क्लास ले चुका गया है और ये इंडियन पॉलिटी का तीसरा क्लास है। एकदम बेसिक रूप से एकदम सरल तरीका से समझाया जाता है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बात करना। और दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट होगा। और ये एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न रहता है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आधारित बेस्ड पर कराया जाता है। याद रखना एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आधारित पर प्रश्न कराया जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक है नागरिकता। आज का टॉपिक, पहला टॉपिक है नागरिकता। और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या टॉपिक है। पहला है नागरिकता और आगे है मूल अधिकार। आज मूल अधिकार को भी पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है देखते हैं। अगला टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहला टॉपिक है नागरिकता, दूसरा टॉपिक है मौलिक अधिकार, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है मूल कर्तव्य। याद रखना अगला टॉपिक क्या है, मूल कर्तव्य। बारी बारी से देखेंगे दोस्तों सभी टॉपिक को। ये अंतिम टॉपिक है, अंतिम टॉपिक है मूल कर्तव्य। तो बारी बारी से सरल तरीके से समझते हैं, एकदम बेसिक रूप से समझिएगा सभी टॉपिक को। पहला नागरिकता, दूसरा मूल अधिकार और तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और चौथा क्या था, भुतलाया भी गए। चौथा क्या था, चौथा मूल कर्तव्य था। तो पहला है टॉपिक नागरिकता। तो नागरिकता को पढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, पहला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार है। मतलब भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार है। पहला है जन्म से नागरिकता प्राप्त होगा, दूसरा है वंशाधिकार के द्वारा नागरिकता भारत का प्राप्त हो सकता है, तीसरा है पंजीकरण के द्वारा प्राप्त हो सकता है, चौथा है देशीयकरण द्वारा और पांचवा है भूमि के अर्जन द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकता है। तो यह है टोटल 5 प्रकार नागरिकता प्राप्त करने के लिए, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। और नागरिकता किस भाग में है? तो भाग 2 में वर्णन है। नागरिकता भाग 2 में वर्णन है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। ये फैक्ट भी याद रखना आप सभी लोग। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए दोहरी नागरिकता को सिद्धांत को अपनाया है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया हुआ है। अगला पॉइंट है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। देखिए समझते हैं फिर से समझते हैं इसको। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध और सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के देशों को लोग का नागरिकता, भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो पहला परित्याग,
पर्यावरण तथा बचना के आधार पर परित्याग हो सकती है। अगला पॉइंट है कि भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा? तो 7 वर्ष भारत के बाहर रहिएगा तो नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। और अगला पॉइंट है कि प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्ष पर। याद रखना, प्रति 2 वर्ष पर भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है नागरिकता संबंधी अनुच्छेद। नागरिकता संबंधी अनुच्छेद भाग 2 में है नागरिकता का वर्णन और 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 में कहता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। भाग 7 में पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। भाग 8 में भारतीय मूल के उन लोगों की नागरिकता अधिकार जो भारत से बाहर रह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है 9वां अनुच्छेद, जिस व्यक्ति से स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उस भारतीय नागरिकता को समाप्त मान ली जाएगी। भाग अनुच्छेद 10 में है नागरिकता संबंधी अधिकारों को निरंतरता। और भाग 11 में है संसद द्वारा, अनुच्छेद 11 में है कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों को नियमन किया जा सकता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट कहता है कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता से। याद रखना, दोहरी नागरिकता से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ये पॉइंट याद रखना। अगला पॉइंट कहता है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता है? तो द्विसदनीय नागरिकता है। याद रखना, द्विसदनीय विधायिका है अमेरिका में। अगला पॉइंट है कि भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है, तो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है एनआरआई पीआईओ ओसीआई कार्ड धारक में तुलना। परिभाषा है भारतीय नागरिक को जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है उसे भारतीय पासपोर्ट धारक है, और स्वयं व्यक्ति उसका कोई भी पूर्वज भारतीय नागरिक रहा और वर्तमान में अन्य देश के नागरिक प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दिया जाता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला टॉपिक है मूल अधिकार। याद रखना अगला टॉपिक क्या है? मूल अधिकार है। याद रखना हमेशा के लिए मूल अधिकार है। नागरिकता खत्म कर दिया गया, दूसरा टॉपिक है मूल अधिकार। तो चलते बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो भाग 3 में। याद रखना भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो भाग 3 में। याद रखना हमेशा के लिए। और अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से 35। याद रखना अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। अगला पॉइंट है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान किया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है।
अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ये पॉइंट याद रखना। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। तो ये मौलिक अधिकार को याद रखना, मौलिक अधिकार को सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार पर विस्तार किन अनुच्छेदों में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समानता का अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 याद रखना, समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 14 है। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है, जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। ये पॉइंट याद रखना। अगला पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत समाजवाद शब्द का किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन और मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 14 से 16, अनुच्छेद 14 से 16 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 16 के 1 और अनुच्छेद 16 के 2 अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि अनपिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी जातियों की वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है। तो जस्टिस रोहनी के अध्यक्षता में ये गठन किया गया है, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। संवैधानिक उपबंध केवल भारतीय नागरिक को मूल अधिकार प्राप्त है और भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार धर्म, मूल जाति, लिंग, जन्म स्थान के विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है और वाक अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सहकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आवंध संरक्षण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। शिक्षण संस्थाओं और स्थापना प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। अगला पॉइंट है कि विधि के समझ समानता विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में वर्णित है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में वर्णित है और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में वर्णित है और धर्म एवं संस्कृति स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में वर्णित है। ये इतना फैक्ट आप सभी लोग याद रखना। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहता है जो देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में, याद रखना अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है अनुच्छेद 17 में। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देने के लिए दंडनीय अपराध है, देना एक दंडनीय अपराध है, याद रखना हमेशा के लिए। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है। तो उपाधियों को अंत से, याद रखना अनुच्छेद 18 में किसका वर्णन है। तो उपाधियों का अंत है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है।
तो अनुच्छेद 19 में। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 के ए में अंतर्निहित है, याद रखना हमेशा के लिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने स्वतंत्रता हैं? 6। पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के 1 के ए में है। और कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने के अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के जी में है। भारत के किसी भी भाग में निवास करने बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के ई में है। और भारत के राज्य के क्षेत्र में अवैध संरचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के डी में है। अगला है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के सी में है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के बी में है। ये सभी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अपराधी के अभिव्यक्ति के स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 के सी में यह वर्णित है। अगला पॉइंट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 प्रदान करता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेशी यात्रा का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। अगला पॉइंट है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24, याद रखना अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। अगला पॉइंट कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। अगला पॉइंट है कि मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है, याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के एक अल्पसंख्यकों के अपनी रुचि को शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान को हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर की जा सकती है। अगला पॉइंट है कि संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बात में निर्णय का आधार पर प्राप्त हुआ है? तो केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में 1973 में ये निर्णय आधार पर प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट कहता है संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकार से हटाकर इसे वैधानिक अधिकार बनाया गया है। 44वां संशोधन 1978 के द्वारा, याद रखना हमेशा के लिए।
अगला पॉइंट है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है, याद रखना, वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक तरह का वैधानिक अधिकार है और ये अब है वर्तमान में 300 के एक के अनुच्छेद में, 300 के एक अनुच्छेद में है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। सूचना का अधिकार, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लाया गया था? तो 2005, याद रखना, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो अनुच्छेद 15 के 6 तथा 16 के 6 जोड़ा गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है, याद रखना। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अगला पॉइंट है कि कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त एवं सीमित नहीं किया जा सकता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 में, याद रखना, वर्ष 1976 में बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था, 1976 में। मूल अधिकार है और अनुच्छेद को देखते हैं। मूल अधिकार और अनुच्छेद को देखते हैं। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। मूल अधिकार टोटल 7 था। मूल अधिकार वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, याद रखना हमेशा के लिए। 7वां था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटाकर अनुच्छेद 300 के ए में पहुंचा दिया गया है। अनुच्छेद 300 के ए में पहुंचा दिया गया है और वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। आगे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 24 से 28 और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णित है। असंवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, ये हमारा उद्देश्य है। अगला पॉइंट है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। अगला है समान आचार संहिता, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। समान आचरण संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, याद रखना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पहले इधर पढ़ लेते हैं, उसके बाद टोटल अनुच्छेद देखेंगे।
समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य गोवा था, याद रखना। पहला राज्य गोवा था, याद रखना। पहला राज्य गोवा था। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो गोवा था। और दूसरा राज्य उत्तराखंड है। यहाँ पर पहला राज्य उत्तराखंड कर दिया गया है, लेकिन ये गलत है। दूसरा राज्य उत्तराखंड बना है। पहला है गोवा राज्य, गोवा था, और दूसरा है उत्तराखंड। भारत के संविधान में समान कार्य करने के लिए समान वेतन के अधिकार प्रावधान कहाँ किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। पुरुष एवं स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 में, याद रखना, अनुच्छेद 51 में। अगला पॉइंट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो केटी शाह का है। यह कथन केटी शाह का है, याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नीति निर्देशक तत्व एवं संबंधित अनुच्छेद। संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में है नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 के 2 में है आय असमानताओं को कम करने के प्रयास करना। अनुच्छेद 39 के क में है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। अनुच्छेद 39 के ख में है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। यह वर्णन है 39 के ख में। अनुच्छेद 39 के ग में है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। यह कथन अनुच्छेद 39 के ग में है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 39 के घ। पुरुष एवं स्त्री दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन है 39 के ग में, याद रखना हमेशा के लिए। 39 के अंगा में है पुरुष और स्त्री कर्मकारों का स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था को दुरुपयोग न करना। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, भी आई है कि अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है? तो ग्राम पंचायतों का गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं के काम और शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूतित सहायता। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 43 के क में है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 में सहकारी समिति, स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। ये अनुच्छेद 43 के ख में वर्णित है। अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, याद रखना। अनुच्छेद 44 आप लोग याद करके रखना। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में वर्णित है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 में एससी एसटी दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों का अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों का उपभोग पर प्रतिबंध लगाना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है 48, कृषि एवं पशुपालन आधिकारिक वैज्ञानिक प्राणियों का प्रयोग कर गाय, भैंसों तथा अन्य दुधारू पशुओं वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों पर सुधार का प्रयास करना, ये अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 48 के क्रम में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन जीवों का रक्षा अनुच्छेद 48 के क्रम में है। अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।
अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अगला टॉपिक है। मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। मूल कर्तव्यों का किसके संविधान से लिया गया मूल कर्तव्यों को? तो सोवियत संघ से लिया गया, याद रखना, सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो भाग 4 के क में उल्लेखित है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में वर्णित है, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों के जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित किया गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया था, याद रखना हमेशा के लिए। और कब शामिल किया गया था? 1976 में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। याद रखना 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है? तो नैतिक कर्तव्य एवं नागरिक कर्तव्य 2 वर्गों में रखा गया है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य माना जाता है, याद रखना नैतिक कर्तव्य माना जाता है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है, याद रखना हमेशा के लिए। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों का रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, याद रखना। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि महिला के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना और प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह अनुच्छेद वर्णित है अनुच्छेद 51 के क में, याद रखना अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है? तो केवल नागरिकों पर, केवल नागरिकों पर लागू होता है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होता है। अगला पॉइंट है हमारे अधिकार का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं। यदि हम अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने का आवश्यकता नहीं होगा। ये कथन महात्मा गांधी जी का है, याद रखना। ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट है नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। तो देखते हैं 11 मौलिक कर्तव्य को पढ़कर क्या क्या कहता है। पहला कर्तव्य था कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। बेहद वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों कि संविधान का पालन करे। पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। बहुत लोकप्रिय बात कहा गया है। अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से सजाए रखें एवं उनका पालन करें। अगला पॉइंट है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे एवं उनके
छून रखें। चौथा कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। बेहद इंपॉर्टेंट कथन कहा गया है दोस्तों कि देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। और पांचवा कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों से समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का समान के विरुद्ध है। यह भी स्टेटमेंट सही कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। ये मौलिक कर्तव्य 6 है। मौलिक कर्तव्य 7 को देखते हैं कि प्रकृति का आवरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित है की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र की प्रति दया भाव रखें। याद रखना हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण या मानववाद या ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मौलिक कर्तव्य है कि व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ने हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। अगला पॉइंट कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता के संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और इस कर्तव्य को संविधान के 46वें संशोधन अधिनियम 4 द्वारा जोड़ा गया था। धारा 4 द्वारा जोड़ा गया था। अगला पॉइंट है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मामले में ऐसा कहा है तो बीजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य में यह कथन कहा है कि राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति को। ये सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में ऐसा कहा है तो बीजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य में 1986 में कहा है। याद रखना हमेशा के लिए। तो दोस्तों यह था पॉलिटी का तीसरा क्लास। पॉलिटी का पहला एवं दूसरा क्लास अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है और ये एनसीईआरटी बेस पर है। याद रखना एनसीईआरटी बेस पर है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी पर बेस पर है। तो आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।